कर्नाटक का धर्मस्थला एक ऐसी जगह है जिसे लोग भगवान की नगरी कहते हैं। जहां श्रद्धा हर कोने में बहती है, जहां दिन रात भजन और आस्था की गूंज सुनाई देती है। आज वही जगह इंसाफ की सबसे बड़ी पुकार बन चुकी है। हाल ही में एक सफाई कर्मी के पत्र ने इसे पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है, जिसका दावा है कि यहाँ की जमीन पर सालों तक सैकड़ों लड़कियों की लाशें दफनाई गई। इन आरोपों की गूंज, रहस्यों की परतें और सत्ता के साये में दफन कुछ अधूरी कहानियां। उन्हीं में से एक है सौजन्या की कहानी। साल था 2012। कर्नाटक के पुत्तूर में रहने वाली 17 साल की सौजन्या हर उस लड़की जैसी थी जो अपने सपनों की किताब खोल रही होती है। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और आंखों में एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते से वो रोज स्कूल जाती है, वही रास्ता एक दिन उसकी जिंदगी की आखिरी राह बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। सौजन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता बेलथांगड़ी में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार के रूप में काम करते थे और मां गृहिणी थी। वह अपने माता पिता के साथ धर्मस्थला शहर के उजीरे गांव में रहती थी और उजीरे में ही श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर कॉलेज में पढ़ती थी, जिसे एसडीएम कॉलेज भी कहा जाता है। 9 अक्टूबर 2012 का दिन था। सौजन्या सुबह 7 बजे अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज घर से 3 किलोमीटर दूर होता है। उसके लिए उसे एक बस पकड़नी पड़ती थी। वह बस कॉलेज पहुंचती है, लेकिन शाम को वापस घर नहीं पहुंचती। वह रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और करीब 4 बजे तक घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज जब 6 बजे तक भी घर नहीं पहुंची तो मां परेशान होने लगी। वो सोचती है, वैसे तो रोज 4 बजे तक ही घर आ जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं आई। मां परेशान होकर पता करती है, आसपास घरों में पूछती है तो कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद परिवार के लोगों को बताती है। सभी लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां पूछताछ करते हैं, पता करते हैं तो उसके मामा वित्तल गौड़ा बताते हैं कि वे उस वक्त नेत्रवती नदी के पास बस स्टॉप पर मौजूद थे। उन्होंने शाम लगभग 4 से 4:15 बजे करीब सौजन्या को बस से उतरते हुए देखा था। वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए घर की तरफ जा रही थी। इसके बाद वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। गांव के सभी लोग ने मिलकर बस स्टॉप के आसपास के 3 किलोमीटर के हिस्से में ढूंढना शुरू कर दिया। उस दिन बारिश पड़ रही थी। बारिश में भी ये लोग उसे बहुत खोजते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। जब उसका कुछ पता नहीं चला तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर था। कर्नाटक का एक बेहद लोकप्रिय मंदिर नगर होने और हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के आने के बावजूद धर्मस्थला में कोई पुलिस थाना ही नहीं था। धर्मस्थला से 15 किलोमीटर दूर बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन था। ये सभी लोग देर रात गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि इसी मामले के बाद कर्नाटक सरकार ने दबाव में आकर धर्मस्थला में एक पुलिस थाना स्थापित किया था। अब कहानी पर चलते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर सौजन्या के पिता पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी एसडीएम कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंड ईयर की छात्रा है। रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती है और करीब 4 बजे तक घर वापस आ जाती है। लेकिन आज जब 6 बजे तक घर वापस नहीं आई, तब हम लोगों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिल रही। रात के करीब 11 बजे पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है, लेकिन बारिश का बहाना बनाकर पुलिस उस रात कोई ज्यादा खोजबीन नहीं करती। परिवार और गांव वाले पूरी रात उसे खोजते हैं। फिर दिन निकलते ही फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत खोजबीन के बाद अगले दिन यानी 10 अक्टूबर 2012 को सुबह नेत्रवती नदी के पास स्थित मन्नासाका जंगल इलाके में सौजन्या का शव पड़ा मिलता है। खबरों के अनुसार सौजन्या के कपड़े फटे हुए थे और उसके अंतर वस्त्र भी गायब थे। उसके प्राइवेट पार्ट में भारी मात्रा में मिट्टी को अंदर तक डाला गया था। यह देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। यह खबर आसपास के क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सभी लोग थाने का घेराव कर लेते हैं। जब पब्लिक का दबाव पड़ा तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उसमें तेजी लाई। पुलिस को उन दरिंदों की तलाश थी जिसने सौजन्या को नोच खाया था।
पुलिस लोगों को समझाती है जो भी दरिंदा है हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी कि घटना के 2 दिन बाद ही यानी 11 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने संतोष राव नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया कि सौजन्या के साथ गलत काम करने वाला पकड़ा गया। इसी बात पर गांव के लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार संतोष को अपराध से 4 दिन पहले इलाके में देखा गया था। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह अवसाद या अन्य मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहा होगा, इसलिए देखने से लोगों को वो अपराधी जैसा लगा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि संतोष राव कर्नाटक के उडुपी जिले के करकला कस्बे का रहने वाला था। वह कर्नाटक के चिकमंगलूर के एक होटल में काम करते थे। उनके पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक थे और मां लोक निर्माण विभाग की सेवानिवृत्ति कर्मचारी थी। पुलिस का दावा है कि उसने खुद गुनाह कबूल किया और शव का स्थान बताया। पुलिस की जांच से स्थानीय लोग व सौजन्या का परिवार खुश नहीं था। जनता के दबाव में कर्नाटक सरकार द्वारा यह मामला 1 माह के भीतर ही सीआईडी को सौंप दिया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सीआईडी ने राज्य सरकार को 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी और संतोष राव को मुख्य आरोपी बनाया। वहीं स्थानीय लोगों ने धर्मस्थल ट्रस्ट से जुड़े 3 अन्य व्यक्तियों पर भी संदेह जताया। इस तरह कुल 4 लोगों के नाम संभावित संदिग्धों में ऊपर उभरे, लेकिन इन तीनों को चार्जशीट में नहीं डाला गया। केवल संतोष राव को आरोपी मानते हुए केस में आरोपी बनाया गया और चार्जशीट दायर कर दी गई। सीआईडी की इस रिपोर्ट से पूरे दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी जनाक्रोश और बवाल मचने लगा। इसी जनाक्रोश के बाद वर्ष 2013 में तत्कालीन सिद्धरामैया सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसने आधिकारिक तौर पर मार्च 2014 में जांच शुरू कर दी। अब आप यही समझ सकते हैं कि ये मामला उस समय कितना हाईलाइटेड रहा होगा, जिसकी जांच सबसे पहले पुलिस, फिर सीआईडी और अंततः सीबीआई ने की। जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट लगाई और मामला अदालत पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद बेंगलुरु की सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 जून 2023 को सबूतों के अभाव में संतोष राव को बरी कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों ने न्याय के लिए सौजन्य अभियान शुरू कर दिया। पीड़िता के परिवार ने मामला की दोबारा जांच की मांग की, लेकिन 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नए सिरे से जांच की याचिका खारिज कर दी और कहा अगर दोबारा जांच की अनुमति भी दे दी जाए तो भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इतने वर्षों और तमाम घटनाक्रमों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सौजन्या का बलात्कार और हत्या किसने की। सौजन्या के पिता का इसी साल 19 जनवरी को कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया है। वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते करते ही इस दुनिया से विदा हो गए। दरअसल यह कोई पहला मामला नहीं था जिसको न्याय नहीं मिला, बल्कि ऐसे 400 से ज्यादा केस इस इलाके के थे जो कभी सॉल्व ही नहीं हुए, और इनमें से लगभग 90 ऐसे केस हैं जो महिलाओं के और लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचारों से संबंधित थे, जिनका कभी खुलासा हुआ ही नहीं। यह भी बताया जाता है कि अगर इस मामले की किसी ने रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो या फिर अखबार से या किसी और संस्थान से ही क्यों न जुड़ा हो, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई या फिर उस पर मानहानि का केस ठोक दिया गया। यदि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की तो उसको भी किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश की गई। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो वर्तमान में आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने दावा किया है कि ऐसे 500 केस हैं जिनका कभी कोई परिणाम ही नहीं आया और उन्हें दबाने के लिए करोड़ों रुपए के मानहानि नोटिस भी भेजे जाते रहे हैं। सौजन्या का मामला 2012 से लेकर अब तक लगातार किसी न किसी तरह चर्चे में रहा है और अब फिर से चर्चा में आ गया है, जब से उस नकाबपोश व्यक्ति ने दावा किया है कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को दफनाया है।
इन आरोपों पर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर 13 ऐसे स्थानों को नेत्रावती नदी के इर्द गिर्द चिन्हित किया गया जहां उसने लाशों को दफनाया। इस स्थानों पर खुदाई भी चल रही है और वहां कई जगहों से नर कंकाल मिले हैं। इन हड्डियों की फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि ये करीब 40 साल पुरानी है। वहीं इस मामले में जयंत नाम का एक नया गवाह भी सामने आया है, जिसने दावा किया है कि 15 साल पहले उसने धर्मस्थल उजीरी में एक किशोरी के सड़े हुए शरीर को दफनाते हुए देखा था। जयंत ने बाद में एक समाचार चैनल को बताया कि वह पद्मलता नामक युवती का रिश्तेदार है, जो दिसंबर 1986 में धर्मस्थल से लापता हो गई थी और जिसका शव 56 दिनों बाद मिला था। पद्मलता को अभी भी न्याय नहीं मिला है। सौजन्या ही नहीं, उस जैसी न जाने कितनी बेटियां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनको अभी भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें हर बार सड़कों पर उतरना होगा? क्या किसी की मौत तभी मायने रखेगी जब उसके पीछे भीड़ खड़ी हो? और अगर इंसाफ इतना ही मुश्किल है तो फिर हम किस समाज में जी रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आप अपने आप से एक बार पूछ कर देखिएगा और हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। आज आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में।